किसी बेकसूर की जान लेने को तुम अपना काम कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धिक्कार है तुम्हारी बहादुरी पर। देख बे ओ बगुले, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तू तो मेरे एक पंजे का भी नहीं है। अभी पीस कर रख दूंगा। तुझे मालूम नहीं है कि इस पूरे जंगल में मेरी खुदाई चलती है। तू जिस अनदेखे बादशाह की दुहाई दे रहा है, क्या वो अभी इस बेज़बान की जान बचा पाया? तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पंजों के बीच जो गर्दन दब जाती है, उसकी सांसों का फैसला फिर कोई खुदा नहीं, सिर्फ मैं करता हूं। सिर्फ मैं। ताकत वही है जो दिखाई दे, और खौफ वो है जो दिलों में बैठ जाए। और यहां एक एक जानवर के दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरा खौफ बैठा हुआ है। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण था। पुराने मालिक के रिटायर होने के बाद उनके सख्त मिजाज बेटे जुबैर ने बागडोर संभाली। आते ही उसने कर्मचारियों की छोटी गलतियों पर सजा देने का मन बना लिया। मुझे दफ्तर में सिर्फ मेरा हुक्म चाहिए। जो मेरे मुताबिक नहीं चलेगा, उसे यहां रहने का हक नहीं होगा। जुबैर साहब, लीडर और बॉस में फर्क होता है। ताकत का मतलब डराना नहीं, ढाल बनना होता है। डर से लोग झुक तो सकते हैं, वफादार नहीं हो सकते। तो क्या मैं कमजोर बन जाऊं? नहीं नहीं, आप कमजोर ना बने, बल्कि आप लीडर बने। और लीडर वो होता है जो अपने कर्मचारियों से सख्ती के बजाय नरमी से काम ले। चलिए, मैं आपको एक जवान शेर की कहानी दिखाता हूं, जिसे लगता था कि ताकत का मतलब सबको डरा कर रखना है। बूढ़े शेर की मौत के साथ ही जंगल की फिजा बदल गई। उसका जवान बेटा नए जोश के साथ तख्त पर बैठा। उस खरगोश को हाजिर किया जाए जिसने मेरे बाप को कुएं में गिराकर मारा था। तूने ही मेरे बूढ़े बाप को कुएं में गिराकर मारा था ना? इसे इसी हालत में पेड़ से उल्टा लटका दो। जहांपना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बड़े तो छोटों की गलतियां माफ कर देते हैं। तुझे हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। जहांपना, मुझे तो आप फांसी पर लटका देंगे, मगर क्या उसकी खबर नहीं लेंगे जो जंगल के जानवरों को बता रहा है कि जंगल के बादशाह आप नहीं कोई और है? खामोश! क्या तू हमें मूर्ख समझता है? क्या हम फिर से तेरी बातों में आने वाले हैं? नहीं जहांपना, ऐसा नहीं है। इस बार कोई चाल नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मुझे इसी हाल में ले चलिए, लेकिन जल्दी कीजिए जहांपना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ जंगल में बगावत हो जाए। अच्छा, अगर इस बार तूने कोई चालाकी की तो तेरी पूरी नस्ल को खत्म कर दूंगा। समझा तू? मंजूर है हुजूर, मंजूर है। हम सब का बादशाह शेर नहीं, बल्कि कोई और है। उसके अलावा किसी को भी असल बादशाही का हक नहीं है। किसी को हक नहीं है कि वो अपने ही जैसे दूसरे जानवरों को अपना गुलाम बनाए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ वो बादशाह है जिससे बड़ा कोई बादशाह नहीं। कौन है वो बादशाह जो मुझसे भी बड़ा है? हम सब का बादशाह वो है जिसका ये पूरा जंगल और पूरी कायनात है। भाई, कायनात का तो पता नहीं, लेकिन ये जंगल तो मेरा है। हम सब का बादशाह वो है जो हम सबको जिंदगी देता है और मौत भी। लो भाई लो, भला ये भी कोई काम है? ये काम तो मैं रोज करता हूं। देखो, अभी तुम्हें करके दिखाता हूं। देखो, इसको सजाए मौत तय थी, लेकिन इसको मैंने जिंदगी बख्श दी। और बता, कौन सा काम है जो तेरा बादशाह करता है, मैं नहीं कर सकता? किसी बेकसूर की जान लेने को तुम अपना काम कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धिक्कार है तुम्हारी बहादुरी पर। देख बे ओ बगुले, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तू तो मेरे एक पंजे का भी नहीं है। अभी पीस कर रख दूंगा।
तुझे मालूम नहीं है कि इस पूरे जंगल में मेरी खुदाई चलती है। तू जिस अनदेखे बादशाह की दुहाई दे रहा है, क्या वो अभी इस बेज़बान की जान बचा पाया? तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पंजों के बीच जो गर्दन दब जाती है, उसकी सांसों का फैसला फिर कोई खुदा नहीं, सिर्फ मैं करता हूं, सिर्फ मैं। ताकत वही है जो दिखाई दे, और खौफ वो है जो दिलों में बैठ जाए। और यहां एक एक जानवर के दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरा खौफ बैठा हुआ है। इस पूरे जंगल में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, सिर्फ मेरी। समझा तू? शेर भाई, आप जिसे अपनी मर्जी कह रहे हैं, वो दरअसल उस मालिक की दी हुई मोहलत है। वो देखना चाहता है कि कौन है जो अपनी मर्जी से इस धरती पर अमन और शांति कायम करता है, और कौन है जो इस धरती को जुल्म से भर देता है। याद रख शेर, सूरज को ढलने में वक्त लगता है, पर वो ढलता जरूर है। मोहलत? तू मुझे वक्त की धमकी दे रहा है? इस जंगल में वक्त की सुई भी मेरी दहाड़ के साथ चलती है। बोल, कहां है तेरा वो बादशाह? अगर वो है तो अभी इसी पल मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्या वो डर गया है, या उसे इन नन्ही जानों की फिक्र ही नहीं है? वो आता नहीं है नादान, वो तो बस अपनी निशानियां दिखाता है, और समझदार वही है जो निशानियों को देखकर ही चीजों की हकीकत को समझ जाता है। ये निशानी विशानी की बातें मुझे मत समझा। मुझे तो बस ये बता कि वो कौन सा बादशाह है जिसकी तू बातें कर रहा है। कौन सा काम है जो तेरा वो बादशाह कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। हम सबका बादशाह वो है जो हवाएं चलाता और बारिश बरसाता है। हम सबका बादशाह वो है जिसके हुक्म से सूरज, चांद और सितारे गर्दिश में हैं। हम सबका बादशाह वो है जो बेजान से जानदार को और जानदार से बेजान को पैदा कर देता है। क्या तुम्हारे अंदर है ये ताकत? बात तो ठीक ही कह रहा है। बड़े भाई, ये कायनात उस बादशाह की है जिसने हम सबको अलग अलग सलाहियतों और कुव्वतों के साथ पैदा किया है। हम बड़े बनकर उस बादशाह को भूल जाते हैं और एक दूसरे पर नाहक जुल्म करने लगते हैं। बड़े भाई, ताकत का मतलब अपने ही जैसे जानवरों को डराते फिरना नहीं है, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए खड़े होना असल ताकत है। देखो बेटा, बड़ा वो होता है जो उस असल बादशाह से डरे और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे। बेटा, अगर सबने तुम्हें बादशाह माना है तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इंसाफ से काम लो और जंगल में अमन कायम रखो। आप सब सही कह रहे हो। मैं वादा करता हूं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल में इंसाफ और अमन कायम करने के लिए करूंगा। जंगल में अब नया सवेरा हो चुका था। अब सबको मालूम हो गया था कि लीडरशिप डर से नहीं, बल्कि इंसाफ, रहमदिली और जिम्मेदारी से कायम रहती है। कहानी को देखकर जुबैर को समझ आ गया कि लीडर होने का मतलब हुक्म चलाना और धौंस जमाना नहीं है, बल्कि मोहब्बत के साथ मिलकर काम करना और काम करने के लिए मोटिवेट करने का नाम लीडरशिप है। कबीर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसे अपनी ताकत समझ रहा था, वो दरअसल मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वाकई डरा के हुकूमत तो की जा सकती है, पर लीडरशिप नहीं। मैं आज से वादा करता हूं कि यहां हर शख्स का ख्याल रखा जाएगा। मगर कबीर साहब, एक लीडर अकेले कैसे काम करेगा? उसे एक वफादार और काबिल असिस्टेंट या वजीर की जरूरत होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए सही असिस्टेंट का चुनाव कैसे करूं। कहीं मैं किसी गलत इंसान पर भरोसा न कर बैठूं। जुबैर साहब, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक गलत साथी पूरी सल्तनत को बर्बाद कर सकता है। अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो हम देखेंगे उस जवान शेर ने अपनी सल्तनत के लिए वजीर की तलाश कैसे शुरू की। हमारी अगली कहानी का नाम है राजा को वजीर की तलाश। तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का। अरे धिक्कार है तुम्हारी इस बुजदिली पर। तुम भेड़िए हो या डरपोक भेड़? क्या भेड़ियों का खून अब पानी बन चुका है?
अरे तुम दो होकर भी एक चीते के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। हाथ जोड़कर भीख मांगने से मौत नहीं टलती, सिर्फ जिल्लत मिलती है, जिल्लत। अपने अंदर की सोई हुई हिम्मत को जगाओ और मुकाबला करो, ताकि जंगल को पता चले कि भेड़िए अभी जिंदा हैं। यार, जग्गू की बहादुरी तो काबिले तारीफ है। वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सकता है। शायद यही मेरा सच्चा वजीर हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो दोस्त। कबीर साहब, आपकी कहानी ने बॉस को लीडर तो बना दिया, मगर अब एक नया चैलेंज है। मुझे एक काबिल असिस्टेंट चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा कि सही इंसान का चुनाव कैसे करूं। जुबैर साहब, अच्छे साथी का चुनाव करना भी लीडरशिप की क्वालिटीज में से एक है। चलिए देखते हैं उस जवान शेर ने अपनी सल्तनत चलाने के लिए वजीर कैसे चुना। शेर के जुर्म से तौबा कर लेने के बाद अब जंगल में नया सवेरा हो चुका था। शेर ने ऐलान करा दिया था कि अब जंगल में इंसाफ से काम लिया जाएगा। सभी को जायज तरीके से अपनी रोजी तलाश करने का हक होगा, मगर कोई किसी पर बेजा जुल्म नहीं करेगा, वरना बादशाह की तरफ से सख्त सजा दी जाएगी। अब राजा को एक वजीर की जरूरत थी। उसने अपने पुराने दोस्त नेवले से पूछा, जिसे उसकी समझबूझ की वजह से दाना भी कहा जाता था, और जो अक्सर शेर की कमर पर बैठकर उसे मशवरे दिया करता था। यार, मुझे एक वजीर की तलाश है जो जंगल के निजाम को अदल व इंसाफ के साथ चलाने में मेरी मदद कर सके। आपको एक ऐसे जानवर को वजीर बनाना चाहिए जो बहुत जिम्मेदार, बुलंद सोच रखने वाला और ईमानदार होने के साथ साथ हौसलामंद भी हो। वो न सिर्फ हमदर्द और भरोसेमंद हो, बल्कि वो इतना बहादुर हो कि अगर बादशाह भी कोई गलत फैसला ले तो उसे टोकने की हिम्मत रखे। जो सिर्फ जज्बात में ना बहे, बल्कि अपनी अक्ल और सूझबूझ से मुश्किल मसलों का हल निकाल सके। जो गुस्से या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से हर पहलू को तौलने की सलाहियत रखता हो। जो सिर्फ अपनी कौम के बारे में ही ना सोचता हो, बल्कि पूरे जंगल की भलाई उसके सामने हो। शेर ने दाना को अपने साथ लिया और इन्हीं खूबियों वाले किसी वजीर की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे जग्गू नाम का भेड़िया मिला। देख तो सही यार, ये देखने में तो तंदुरुस्त और खूबसूरत लगता है। गठीला शरीर, चमकती आंखें और चाल में एक अजीब सा सेल्फ कॉन्फिडेंस। शायद इसमें वो काबिलियत है जो एक वजीर के अंदर होनी चाहिए। शायद यही मेरा वजीर हो सकता है। मगर परखे बिना किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले उसे परखा जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। चलो उसका पीछा करते हैं और परखने की कोशिश करते हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारी इस बुजदिली पर। तुम भेड़िए हो या डरपोक भेड़? क्या भेड़ियों का खून अब पानी बन चुका है? अरे तुम दो होकर भी एक चीते के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। हाथ जोड़कर भीख मांगने से मौत नहीं टलती, सिर्फ जिल्लत मिलती है, जिल्लत। अपने अंदर की सोई हुई हिम्मत को जगाओ और मुकाबला करो, ताकि जंगल को पता चले कि भेड़िए अभी जिंदा हैं। यार, जग्गू की बहादुरी तो काबिले तारीफ है। वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सकता है। शायद यही मेरा सच्चा वजीर हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो दोस्त। अरे वाह, देखो तो सही, आज तो दावत खुद चलकर आई है। एहे, कितनी नर्म और गुलाबी खालें हैं इनकी। आज तो कसम से गोश्त खाने में मजा आ जाएगा। अरे देखो तो कितने प्यार से मिमिया रही हैं, जैसे अभी से हमारे दांतों का स्वाद चखने को बेताब हो।
सुनो ए नाज़नीनो, तुम्हारी ये प्यारी सी मिमियाहट सुनकर मेरे कानों को सुकून मिल रहा है। तुम जितना तड़पोगी मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मुझे तुम्हारी आंखों में छाई ये मौत की दहशत देखने में बड़ा मजा आ रहा है। भागो नहीं सुकुमारियों, आज तुम हमारे पेट की जीनत बनोगी। ये तो तुम्हारे लिए फक्र की बात होनी चाहिए है ना? बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। बकरियों की ये चीखें जंगल के सन्नाटे को चीरने लगी, मगर वहां उन बेबस और लाचार जबानों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। पत्थर दिल भेड़ियों को तो सिर्फ खून की गंध आ रही थी। कुछ ही पलों में वो हरा भरा मैदान लाशों के ढेर में बदल गया। सबसे दर्दनाक मंजर उन नन्हे मेमनों का था जो अपनी लहूलुहान और बेजान माओं से लिपटकर उन्हें जगाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। माँ, ओ माँ, उठो ना, देखो मुझे चोट लगी है। तुम तो हमेशा मेरा दर्द मुझे चूम कर ठीक कर देती थी, आज बोलती क्यों नहीं? मुझे घर जाना है माँ, मुझे इन भेड़ियों की आंखों से डर लग रहा है। माँ उठो ना, देखो अंधेरा होने जा रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो जानती हो मुझे जोर की आवाजों से डर लगता है। देखो ना माँ, मुझे फिर से अपने सीने से लगा लो ना, प्लीज उठ जाओ माँ। माँ देखो मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं रो नहीं रहा। आप हमेशा कहती थी बहादुर बनो, मैं बहादुर बनूंगा। बस आप एक बार आंखें खोल दो माँ। अब हमें कौन सुलाएगा माँ? रात को जब डर लगेगा तो किससे लिपटेंगे? आज यहाँ तेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है? बस करो ये तमाशा। शेर की आवाज सुनते ही दूसरे दोनों भेड़िए अपना शिकार छोड़कर 9-2-11 हो गए। शेर हैरान था। उसने अपने दोस्त से कहा, क्या ये वही जग्गू था जिसने चीते के जुल्म का मुकाबला बेजिगरी से किया था? लेकिन यहां तो ये खुद जालिम बन गया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में जग्गू एक कौम परस्त जानवर था जो अपनी कौम को बचाने के लिए तो जान पर खेल जाता है, मगर अपनी कौम के साथ मिलकर वो भी अपने जैसे कमजोरों पर उसी तरह जुल्म कर रहा होता है। ऐसे जानवर उसूलों के पाबंद हो सकते हैं, मगर वहीं तक जहां तक उनकी कौम का फायदा होता हो। जहां अपनी कौम का फायदा न हो वहां कोई उसूल काबिले कबूल नहीं होता। इनके कानून में जुल्म सिर्फ वो होता है जो उनकी कौम पर होता है। जब ये दूसरों पर जुल्म कर रहे होते हैं तो उसे अपना हक समझते हैं। तो क्या जंगल में इंसाफ की हुकूमत कभी नहीं आ सकती? इंसाफ वही मुमकिन है जहां तराजू में अपनी और दूसरों की तकलीफ एक बराबर तौली जाए, जहां इंसाफ किसी कौम, किसी फायदे, किसी डर से ऊपर हो। जिसके लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ अपनी जात का फायदा हो, वो वजीर कैसे बन सकता है? तो क्या जंगल में इंसाफ का राज कभी नहीं आ सकता? मायूस मत हो दोस्त, हम तलाश जारी रखेंगे। शेर मुंह लटकाए कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन वजीर की तलाश अभी जारी थी। मैं समझ गया कि किसी भी ऐसे शख्स को मैं अपना असिस्टेंट नहीं बना सकता जो सिर्फ अपने और अपने लोगों के बारे में सोचता हो। मुझे तो एक ऐसे असिस्टेंट की तलाश है जिसकी नजर में उसूल और कानून अपनी जात, अपने लोगों और अपनी कौम से ऊपर हो। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये तो बताइए कि क्या शेर को कोई वजीर मिला? इसके लिए इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि राजा को उसका वजीर मिला या नहीं। हाथी ने आंखें बंद कर लीं और सिर ऊंचा करके जैसे ही उछलने की कोशिश की, वैसे ही उसका पैर फिसला और वो सीधा खाई में जा गिरा।
कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। दुनिया बड़े डील डोल वाले जिस्म से नहीं, दिमाग से चलती है दोस्त। और अफसोस, तुम्हारे पास सिर्फ डील डोल वाला जिस्म है, सूझबूझ नहीं। खामोश बदज़बान लोमड़ी, मेरे दरबार में खड़े होकर होशियार बनने कोशिश कर रही है। मैंने अपनी आंखों से तुझे एक मासूम हाथी को धोखे से मारते हुए देखा है। कबीर साहब, शुक्र है आप आ गए। मुझे तो लगा था इस बारिश में आप छुट्टी ना कर लें। मुझे तो बस ये जानना है कि शेर को उसका वजीर मिला या नहीं। जुबैर साहब, नेक मकसद की तलाश में रुकावटें तो आती हैं, पर सफर जारी रहता है। चलिए देखते हैं। दोस्त, उम्मीद अब भी बाकी है। बिना एक काबिल वजीर के इंसाफ की ये सल्तनत अधूरी है। हर डूबता सूरज मेरी बेचैनी बढ़ा रहा है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। क्यों ना इसे भी आजमा कर देखा जाए, हो सकता है ये मेरी वजीर बन जाए। अरे, ये तो फीमेल है, इसको कैसे वजीर बनाया जा सकता है? क्या तुम शेख बागू की बात भूल गए? उन्होंने कहा था, मेल फीमेल सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, दोनों बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई कमतर है ना बरतर। दोनों में बेहतर वो है जो अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारता है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है और दूसरों को राहत पहुंचाता और उनके काम आता है। अरे हाँ, सही याद दिलाया तुमने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा दाना दोस्त। तो चलिए लोमड़ी को भी आजमा कर देख लेते हैं कि ये लोमड़ी वाकई किसी लायक है या ये भी छलिया ही निकलेगी। अरे, ये तो गजब की फुर्तीली और सतर्क है। इसकी हर हरकत में ऐसी तेजी है मानो खतरा आने से पहले ही उसे सूंघ लेती हो। क्या कमाल की होशियारी झलक रही है इसकी चाल में। न चेहरे पर कोई डर, न कदमों में कोई जल्दबाजी। कितने इत्मीनान के साथ आगे बढ़ रही है। वाकई इसकी होशियारी तो कमाल की है। दोस्त, तुम्हारे अंदर यही तो कमजोरी है, बहुत जल्दी किसी से भी मुतस्सिर हो जाते हो। अरे भाई, जब तक तुम इसे परखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसकी होशियारी तुम्हारे काम की है भी या नहीं? हाँ हाँ, तुम सही कहते हो दाना दोस्त। चंपा एक हाथी के पास पहुंची जो एक घने पेड़ के नीचे खड़ा मस्ती में झूम रहा था और बड़े इत्मीनान से हरी हरी पत्तियां तोड़कर खा रहा था। गजराज सर, आदाब। सर, मेरा नाम चंपा है। मुझे जंगल के जानवरों ने एक स्पेशल मैसेज देकर आपके पास भेजा है। मैसेज? कैसा मैसेज? सर, उस घाटी के पार सब जमा है। सबका मानना है कि इस जंगल का असली राजा शेर को नहीं, आपको होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ताकतवर, समझदार और हसीन हैं। क्या? मुझे हटाने की साजिश? लेकिन ये लोमड़ी चालाक है। देखो कितना मीठा बोलती है। बड़े बड़ों को अपनी बातों से मुतस्सिर करने की सलाहियत रखती है। इसके अंदर अकल तो बहुत है। अगर ये इसका सही इस्तेमाल करे तो शायद यही वो जानवर हो जिसे वजीर बना लिया जाए। ये बात भी सही है दोस्त। सच में? क्या जानवर वाकई मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? बिल्कुल सर, आपकी हुकूमत में सब चैन से रहेंगे, किसी को किसी से डर नहीं रहेगा। लेकिन उस शेर का क्या होगा जो अभी अभी राजा बना है? सुना है वो जंगल में इंसाफ कायम करने की बात कर रहा है।
अजी, शेर को कौन पूछता है? वो तो सिर्फ डराना जानता है। मगर आपके पास वो आलीशान जिस्म है जिसे देखकर ही दुश्मन का दम निकल जाए। आप जब झूम कर उठते हैं तो जमीन कांपती है। लोमड़ी ने ऐसी खुशामदी बातें की कि गजराज खुद को जंगल का असली हकदार समझ बैठा। शेर एक पेड़ की आड़ से ये तमाशा देख रहा था। लोमड़ी बड़ी चालाकी से हाथी को एक बड़ी सी चट्टान तक ले गई और बिल्कुल किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जिसके पीछे बड़ी सी खाई थी। गजराज सर, राजा बनने के लिए जंगल के इस पुराने दस्तूर को पूरा करना होता है। बस यहाँ खड़े होकर शेर की तरह जोर से उछल कर दिखाना पड़ता है कि अगर किसी की हिफाजत करनी पड़े तो आप कितनी तेजी से किसी पर झपट सकते हैं। हाथी ने आंखें बंद कर लीं और सिर ऊंचा करके जैसे ही उछलने की कोशिश की, वैसे ही उसका पैर फिसला और वो सीधा खाई में जा गिरा। कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ! माफ करना गजराज, तुम्हारे भारी भरकम जिस्म ने तुम्हें राजा तो नहीं बनाया, पर आज मेरी पूरी बस्ती के लिए शाही दावत का इंतजाम जरूर कर दिया। दुनिया बड़े डील डोल वाले जिस्म से नहीं, दिमाग से चलती है दोस्त। और अफसोस, तुम्हारे पास सिर्फ डील डोल वाला जिस्म है, सूझबूझ नहीं। दाना, मेरा खून खौल उठा है। जो अपने लालच के लिए मासूमों को मौत के मुंह में धकेल दे, वो वजीर तो क्या, इस जंगल में रहने के लायक भी नहीं। मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। लेकिन अगर यहीं इसको सजा दे दोगे तो इंसाफ नहीं होगा। इसे दरबार में बुलाकर सजा दी जाए। शेर खामोशी से लौट तो आया, मगर उसने अपने कुछ वफादार चीतों को हुक्म दिया कि वो लोमड़ी को पकड़ कर लाएं। आज इस जंगल में इंसाफ होगा। जो मक्कारी करेगा, जो दूसरों को धोखा देगा, वो इस जंगल में रहने का हक खो देगा। वो मेरा शिकार बनेगा। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया बादशाह सलामत। देखो, ये मुझे जबरदस्ती उठाकर ले आए हैं और मुझ जैसी नाजुक लोमड़ी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने शेर को गुस्से में देखा, उसकी चालाकी हवा हो गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी मक्कारी पकड़ी गई है। खामोश, बदज़बान लोमड़ी, मेरे दरबार में खड़े होकर होशियार बनने कोशिश कर रही है। मैंने अपनी आंखों से तुझे एक मासूम हाथी को धोखे से मारते हुए देखा है। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। क्यों माफ किया जाए? क्यों ना तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी जाए? महाराज, मैंने लालच में आकर गलत रास्ता अपना लिया था। मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। क्या हाथी को भी तुमने कोई मौका दिया था? क्या तुमने सोचा था कि उसकी जान भी कीमती है? जो इस जंगल में रहेगा, उसे इस जंगल के कानून का पालन करना होगा। ये जंगल अब किसी भी धोखेबाज को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तुम्हें वही सजा दूंगा जो तुमने गजराज को दी थी। समझी तुम? इतना कहकर शेर ने लोमड़ी का काम तमाम कर दिया। अगर किसी ने फिर से धोखा देने की कोशिश की तो उसे लोमड़ी का अंजाम याद रहेगा। मैं समझ गया। मैं अपना असिस्टेंट किसी धोखेबाज और फरेबी को हरगिज नहीं बना सकता। असिस्टेंट बनने के काबिल तो वही हो सकता है जो होशियार तो हो, मगर अपनी होशियारी से किसी को धोखा न देता हो। हमें असिस्टेंट स्मार्ट तो चाहिए, पर हार्टलेस नहीं। बिल्कुल जुबैर साहब, काबिलियत अगर बिना किरदार के हो तो वो बहुत खतरनाक होती है। कबीर साहब, कहानियों में मजा भी बहुत आ रहा है और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, मगर राजा को वजीर कब मिलेगा? जुबैर साहब, कहानियाँ सिर्फ सुनने और मजा लेने के लिए ही नहीं होती, बल्कि कहानियाँ इसलिए होती हैं कि हम उनसे सीखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। शेर को अपना वजीर मिला या नहीं, ये जानेंगे अगली वीडियो में, तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का।
परेशान न हो मेरे दोस्त, नीयत अच्छी हो तो रास्ता मिल ही जाता है। वही तो उलझन है भाई, क्या हमें वाकई कोई ऑनेस्ट जानवर मिलेगा भी या नहीं, जो इस जंगल में मेरा मिनिस्टर बन सके। बड़े भाई, सच्चा मोती तलाश करने के लिए आपको भी समंदर की गहराई में तो उतरना पड़ेगा। चेहरों के पीछे छिपे चेहरों को पहचानना पड़ेगा। चेहरों के पीछे छिपे चेहरे? What do you mean by that? मतलब ये कि बुराई हमेशा डरावनी शक्ल बनाकर नहीं आती, कभी कभी वो मजहब का चोला पहनकर आती है ताकि कोई शक न कर सके। इसलिए होशियार रहना होगा। कबीर साहब, पिछली कहानी में भी शेर को उसका वजीर नहीं मिला, तो बताइए आगे क्या हुआ? शेर को वजीर मिल भी पाएगा या नहीं? जुबैर साहब, आज की कहानी एक ऐसे चीटर के बारे में है जो सफेद चोला पहनकर लोगों का ट्रस्ट तोड़ता है। मतलब आज की कहानी के अंदर हमें नेकी के भेष में बदी देखने को मिलेगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आगे क्या हुआ? आई एम क्यूरियस। क्या ताजगी भरी सुबह है। अरे गिलहरी बहन, आज जंगल की हवाओं में कोई डर महसूस नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल सही कहा खरगोश भाई। जब से शेर ने इंसाफ का रास्ता चुना है, ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने भी चैन की सांस ली हो। हाँ, अब कम से कम जग्गू भेड़िए और चंपा लोमड़ी जैसे मक्तारों का डर तो नहीं है। शुक्र है राजा ने उन्हें उनके किए की सजा दे दी। सुना आपने बड़े भाई, जंगल के छोटे छोटे जीव अब सुकून महसूस कर रहे हैं। सुकून तो है दाना, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। जग्गू और चंपा को सजा देना तो इत्तेफाक था, असल चैलेंज तो एक अच्छे वजीर की तलाश है। परेशान न हो मेरे दोस्त, नीयत अच्छी हो तो रास्ता मिल ही जाता है। वही तो उलझन है भाई, क्या हमें वाकई कोई ऑनेस्ट जानवर मिलेगा भी या नहीं, जो इस जंगल में मेरा मिनिस्टर बन सके। बड़े भाई, सच्चा मोती तलाश करने के लिए आपको भी समंदर की गहराई में तो उतरना पड़ेगा। चेहरों के पीछे छिपे चेहरों को पहचानना पड़ेगा। चेहरों के पीछे छिपे चेहरे? What do you mean by that? मतलब ये कि बुराई हमेशा डरावनी शक्ल बनाकर नहीं आती, कभी कभी वो मजहब का चोला पहनकर आती है ताकि कोई शक न कर सके। इसलिए होशियार रहना होगा। शेख बागू। शेख बागू? कौन शेख बागू? अरे वही बगुला जिसकी बातें सुनकर मैंने जुल्म और नाइंसाफी का रास्ता छोड़ दिया था। क्यों ना उसी को अपना वजीर बना लिया जाए। He is the perfect candidate. अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलो वहीं चलते हैं। भाई, ये शेख बागू कहाँ मिलेंगे? अरे वे तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। He is no more. लेकिन उनकी जगह अब एक नया बगुला है जो जानवरों को नेकी, सच्चाई और अच्छाई की बातें बताता है। भाई, वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? वो उस तरफ मिलेगा। देखने में तो ये भी शरीफ ही लग रहा है, लेकिन कैरेक्टर कैसा है, हमें तो ये देखना है। हमें इस तरह रहना चाहिए कि किसी को नाहक तकलीफ ना हो। हमें सच्चाई और हमदर्दी का रास्ता अपनाना चाहिए। छल कपट से दूर रहकर बड़ों की इज्जत और छोटों से मोहब्बत करनी चाहिए और हर तरह की बुराइयों से बचते रहना चाहिए। बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, शायद अब मुझे सही वजीर मिल गया। अरे बहन, इस बगुले का नाम क्या है? His name is शेख बगुआ। वाओ, शेख जी के पर कितनी सफेद और सॉफ्ट है, जैसे कोई रेशमी कपड़ा हो। चाल भी इनकी कितनी नाजुक है, ऐसा लगता है जैसे सीधे आसमान से उतर कर आए हों।
मुझे इसके बारे में कुछ और जानना चाहिए। सिस्टर, ये शेख बगुआ रहते कहाँ हैं? जंगल के किनारे तालाब है, वहीं रहते हैं। दाना शेर को लेकर उस तालाब पर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि शेख बगुआ अपनी वाइफ के साथ तालाब के किनारे टहल रहे हैं। शेर दूर ही रुक गया और गौर से इसे देखने लगा। कुछ ही देर में बगुआ तालाब के किनारे एकदम सीधा खड़ा हो गया, मानो किसी डीप मेडिटेशन में चला गया हो। लग तो ये बहुत शरीफ रहा है, बड़ी ही खामोश तबीयत का परिंदा है। हाँ, लग तो रहा है, मगर अभी कोई डिसीजन लेना जल्दबाजी है। देखो बेगम, ये बेवकूफ मछलियाँ समझ रही हैं कि मैं इबादत में खोया हुआ कोई सेंट हूँ। हाँ, इन बेचारियों को क्या पता कि तुम्हारी इन बंद आंखों के पीछे इनकी मौत का हिसाब चल रहा है। अजी छोड़ो भी, अब तड़पाना बंद करो और जल्दी से किस्सा तमाम करो। मुझे बहुत भूख लगी है। बेगम, भूख तो सिर्फ पेट की होती है, लेकिन ये मजा तो रूह का है। मासूमों की बेबसी देखने में जो सुकून है, वो पेट भरने में कहाँ। मछली ने आखिरी बार दम लगाने की कोशिश की, जिससे बगुले के सफेद परों पर कीचड़ उछला, मगर उसकी मक्कारी जीत गई। उसने अपने भारी पंजे से मछली को जमीन में धंसाया, उसकी गर्दन पर आखिरी वार किया और उसे अधमरा कर दिया। बेगम, आप ये खाइए, मैं फिर मेडिटेशन में जाता हूँ ताकि किसी दूसरी बड़ी मछली का शिकार कर सकूं। देखा, ये है इसका रियल फेस। नेकी की चादर ओढ़े एक जालिम और मक्कार शिकारी। सही कहा आपने। अपने धर्मात्मा होने का ढोंग कर रहा है। धर्म का पाठ पढ़ाना और मौका मिलते ही मासूमों का लहू पीना इसका मजहब है। योर हाइनेस, इस सफेद चोले के पीछे एक खूंखार दरिंदा छिपा है। ये मासूम मछलियों का शिकार सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं करता, बल्कि उन्हें तड़पाने में इसे मजा आता है। सर, ये कोई संत बंस नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। इसने कल मेरी दोस्त तितली को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो इसके सो कॉल्ड मेडिटेशन के बीच में आ गई थी। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी ये किसी नन्ही मछली को अपनी चोंच में दबाकर हवा में उछाल देता है, और जब वो बेबस होकर जमीन पर गिरती है तो उसे तड़पता देखकर हंसने लगता है। योर मैजेस्टी, तालाब के छोटे छोटे जीवों को डराना, उन्हें जख्मी करना और उनकी बेबसी पर मुस्कुराना इसका डेली रूटीन है। इसकी नेकी और धर्म का पाठ सिर्फ एक ट्रैप है जिसमें ये इनोसेंट्स को फंसाता है। हुजूर, इस बगुले के पर बाहर से जितने सफेद हैं, इसका दिल अंदर से उतना ही काला है। इसकी इबादत एक जाल है और इसकी खामोशी एक तलवार। इसने तालाब को जहन्नम बना रखा है। सर, ये बगुला चूंकि मजहबी चोला पहने एक धोखेबाज परिंदा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम बगला भगत पड़ गया है। इन जैसों की वजह से ही मजहब बदनाम होता है। इसका मतलब अब आपको वजीर की तलाश और भी होशियारी से करनी होगी, क्योंकि इस तरह का धोखेबाज वजीर तो पूरे जंगल के फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। सही कहा तुमने मेरे दोस्त। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो दहाड़ कर आता है, बल्कि सबसे बड़ा धोखा वो है जो माला फेरते हुए आंखें मूंद कर दबे पांव आता है। मगर मायूस न हो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है पूरे जंगल में कोई न कोई जानवर या परिंदा ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हारा मिनिस्टर बन सके। आई अंडरस्टैंड। मैं किसी भी ऐसे इंसान को अपना असिस्टेंट नहीं बनाऊंगा जो बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और। ऐसा इंसान तो कंपनी ही नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए डेंजरस है। याद रखिएगा जुबैर साहब, जो इंसान जरूरत से ज्यादा शरीफ और संत होने का दिखावा करे, अक्सर उसी की आस्तीन में सबसे जहरीले सांप छिपे होते हैं। कबीर साहब, राजा को वजीर तो अभी भी नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छे वजीर को तलाश करना बहुत मेहनत का काम है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अभी जंगल के राजा को वजीर की तलाश जारी है।
इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का। मत मारो भाई, फॉर गॉड सेक रुक जाओ। मेरा खाली पेट तो देखो, मैंने तो एक दाना तक नहीं तोड़ा, एक फल को जबान तक नहीं लगाई। मैं तो बस साथ खड़ा था। मैं चोर नहीं था, मगर चोर के साथ तो खड़ा था। आज साबित हो गया कि गुनाह करने से ज्यादा खतरनाक गुनाहगार का साथ देना है। कबीर साहब, सच कहूं तो अब सब्र जवाब दे रहा है। मुझे एक अच्छे असिस्टेंट की सख्त जरूरत है। क्या बात हुई जुबैर साहब, बताएं तो सही। जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, कोई कामचोर है तो कोई हद से ज्यादा चालाक। जुबैर साहब, हीरा परखने के लिए जौहरी की नजर चाहिए होती है। जंगल का राजा भी तो इसी कश्मकश में है। जग्गू भेड़िया, चंपा लोमड़ी और बगुला भगत, शेर ने सबको परखा, पर बात नहीं बनी। चलिए देखते हैं आज शेर की तलाश उसे कहाँ ले जाती है। दाना भाई, वजीर की तलाश मुझे थका रही है। क्या मेरी नेचर का कोई वफादार मिलेगा भी या नहीं? मैं हार तो नहीं मानूंगा, पर दिल थोड़ा परेशान जरूर है। हिम्मत मत हारिए दोस्त, एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। वो देखो, सामने से एक गीदड़ आ रहा है। नाम शायद जैकी है उसका। अरे हाँ, वाकई ये भी काफी तेज तर्रार और चालाक लग रहा है। उसकी आंखों की चमक देख रहे हो? लगता है हर मुश्किल से निकलने का हुनर जानता है। चमक तो है, पर ये चमक कैसी है ये देखना होगा। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस देखो, मानो जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हो। शायद यही हमारी तलाश का दी एंड हो। ठहरो दोस्त, वजीर का सिलेक्शन बादशाह का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जल्दबाजी मत करो, पहले परखो फिर फैसला करो। क्या मतलब? तुम्हें इसमें कोई कमी दिखती है? बड़े भाई, अगर जरा भी चूक हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर क्या इरादा है? पहले इसकी असलियत परखते हैं, कहीं ये चालाकी महज एक दिखावा तो नहीं। ठीक है, चलो उन झाड़ियों में छिप कर देखते हैं। आओ रॉकी, बड़े दिनों में मिले हो। कहाँ रहते हो आजकल? अरे भाई, बस कामों में उलझा रहता हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। तो आओ, आज तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ। आज कहाँ का इरादा है जैकी भाई? अरे आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा कि तुम भी देखकर दंग रह जाओगे। देखो, इस खेत के तरबूज और ककड़ियाँ कितने खूबसूरत हैं। खाओगे तो पंजा चाटते रह जाओगे। वाह! अरे भाई, ये कोई मामूली खेत नहीं है। इसमें तो तरबूज भी हैं और खरबूजे भी। हाँ, देखो ये लाल लाल टमाटर कैसे चमक रहे हैं, और ये हरी हरी ककड़ियाँ और खीरे भी दिल को कैसे लुभा रहे हैं। मालूम होता है जैसे किसी ने रंग बिरंगे मोतियों की चादर बिछा दी हो। जैकी ने बड़े शौक से खेत में कदम रखा और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। वह खाना बहुत बर्बाद कर रहा था। इधर एक टमाटर तोड़ता, उधर तरबूज को पंजे से फाड़ता, कभी खरबूजे को जमीन पर फेंकता तो कभी ककड़ी को आधा खाकर फेंक देता। भालू ने यह देखा तो बेचैन हो उठा। भाई, ये तुम क्या कर रहे हो?
ये तो अल्लाह के रिस्क की नाबदरी है। इससे तो अल्लाह नाराज होता है। रॉकी भाई, आप भी कितनी पुरानी सोच के जानवर हो। अरे भाई, जिंदगी ऐश करने के लिए है। खाओ पियो मजे करो। ये क्या अल्लाह वल्लाह का रोना रो रहे हो? मैंने तो आज तक किसी अल्लाह को नहीं देखा। आओ ना मजे करो। जैकी भाई, जिस तरह सूरज को देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है, उसी तरह अल्लाह को देखने के लिए साफ दिल की जरूरत होती है। ये जो तुम रिस्क बर्बाद कर रहे हो ना, याद रखना, एक दिन इस एक एक दाने का तुम्हें हिसाब देना होगा। अरे दे देंगे भाई, आज आप तो मजे कर ले। नहीं भाई, चोरी करना गलत है। मैं तो एक फल भी चोरी से नहीं खा सकता। तुम जल्दी से अपना पेट भरो और निकलो यहाँ से। मैं निगरानी कर रहा हूँ कि कहीं खेत वाला ना आ जाए। हाँ, तू निगरानी कर ताकि खतरा पहले तुझे दिखे और मैं आराम से बच निकलूं। चल ठीक है, तो तू भूखा रहकर निगरानी कर, मैं अपना पेट भरता हूँ। जैकी भाई, मैं निगरानी तो कर रहा हूँ, मगर याद रखना, ना तो चोरी करना अच्छी बात है और ना खाने को बर्बाद करना अच्छी बात है। ये चोरी तुम्हें भारी भी पड़ सकती है। भारी तो तुम्हें पड़ रही है रॉकी भाई। तुम्हारी ये नेकी तुम्हारी भूख भी नहीं मिटा पा रही। याद रखना, इस जंगल में वही टिकता है जो अपने हक को दूसरों के दांतों से छीनना जानता हो। अच्छा, तो ये है इस गीदड़ की असलियत कि मांस पेट की खातिर ये न सिर्फ ये चोरी कर रहा है, बल्कि अपने भोले भाले दोस्त को भी दांव पर लगा रहा है। अरे कौन है मेरे खेत में? रुको जरा, अभी खबर लेता हूँ तुम्हारी। माफ करना दोस्त, इस जंगल में दोस्ती से पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। मत मारो भाई, फॉर गॉड सेक रुक जाओ। मेरा खाली पेट तो देखो। मैंने तो एक दाना तक नहीं तोड़ा, एक फल को जबान तक नहीं लगाई। मैं तो बस साथ खड़ा था। आज समझ आया कि गुनाह सिर्फ हाथ पैर से ही नहीं होता, गुनाहगार के साथ खड़े रहना भी गुनाह ही है। मैं चोर नहीं था, मगर चोर के साथ तो खड़ा था। आज साबित हो गया कि गुनाह करने से ज्यादा खतरनाक गुनाहगार का साथ देना है। क्या कहते हो दाना दोस्त? जो चोरी करने का आदी होता है और अल्लाह के रिस्क की कद्र नहीं करता, वो जमीन पर सबसे बदतरीन मखलूक होता है, जिसके दिल से मॉरल वैल्यूज का जनाजा ही निकल गया हो। वो भला रिस्क की क्या ही कद्र करेगा। वो मौका पड़ने पर अपनों को धोखा देने से भी नहीं चूकता है, और खुद को बचाने के लिए दूसरों की बलि भी चढ़ानी पड़े तो चढ़ा देता है। जो अपने दोस्त का वफादार नहीं हो सकता, वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है? ऐसा जानवर वजीर तो क्या, मेरे दरबार में बैठने के भी काबिल नहीं है। तो चलें फिर आगे चलते हैं। दाना यार, भालू तो एक नेक दिल जानवर है। उसने जिस तरह गीदड़ को नसीहत दी थी, वो इस बात का सबूत था कि उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी की लौ जल रही थी। क्यों ना हम इसी को वजीर बना लें? बड़े भाई, वजीर सिर्फ नेक दिल नहीं, अलर्ट और समझदार भी होना चाहिए। याद रखिए, जो बुराई को रोकने के बजाय उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाए, वो खुद चाहे कितना ही नेक हो, उसकी गिनती गुनहगारों में ही होगी। इतना भोलापन कोई क्वालिटी की बात नहीं, बल्कि वो बड़ा खतरा है, खुद अपने लिए भी और सल्तनत के लिए भी। ये भी तुम सही कहते हो यार। वजीर तो ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार तो हो, मगर इतना भोला भी ना हो कि हर किसी के छलावे में आ जाए, और इतना चालाक भी ना हो कि पूरे जंगल को संकट में डाल दे। एक पुरानी कहावत याद आ गई दोस्त। वो क्या? बद की सोहबत मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। वाह, क्या बात है। यानी बुराई करने वाले के कभी करीब भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बुरे के साथ बैठने वाला भी बुरा ही कहलाता है। हाँ बिल्कुल, अगर वो बुरा ना भी हो
तब भी बुरे के तौर पर तो बदनाम हो ही जाएगा। बुराई करने वाला एक बार को हो सकता है कि बच जाए, मगर बुरे के साथ रहने वाला जरूर पकड़ा जाता है। इसलिए दोस्ती हमेशा अच्छों से करनी चाहिए, बदकारों से नहीं। जिसके साथ भी तुम उठते बैठते हो, अगर उसके बारे में पता चले कि वो बुराई के रास्ते पर है तो पहले उसे समझाओ, शायद वो सुधर जाए। लेकिन अगर वो ना माने तो फौरन उससे किनारा कर लो, वरना उसकी संगत तुम्हें भी रॉकी की तरह मुसीबत में डाल देगी। बिल्कुल सही बात है। मुझे आज ये बात भी समझ में आई कि असिस्टेंट को न तो हद से ज्यादा चालाक और धूर्त होना चाहिए और न ही हद से ज्यादा सीधा कि कोई भी उसे बेवकूफ बनाकर चला जाए। बिल्कुल सही। चलिए अगली कहानी में देखते हैं कि शेर की तलाश उसे कहां तक ले जाती है। तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का। ये क्या था? अचानक सब चुप क्यों हो गए? ऐसा सन्नाटा तो मेरी दहाड़ पर भी नहीं होता। ये कोई मामूली परिंदा नहीं है दोस्त, ये बुलंदी का वो शहजादा जिसे दुनिया की चमक कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाई। इसकी शान यही है कि मेहनत इसका ईमान है और ऊंची उड़ान इसकी पहचान। नौजवान परिंदे इसे देखकर हदों से आगे बुलंद सोच रखना सीखते हैं। कबीर साहब, कहानियों में सेल्फिश, चीटर्स और कनिंग किरदारों की मिसालें तो दे दी, लेकिन क्या कोई ऐसा भी मिलेगा जो पावरफुल होकर भी काइंड हार्टेड हो? क्या शेर को उसका परफेक्ट वजीर मिलेगा भी या नहीं? जुबैर साहब, शेर एक जिंदा दिल जानवर है, तो उसे वैसे ही हाई स्पिरिटेड वजीर की तलाश है। मुर्दा दिल और नैरो माइंडेड जानवरों को वो अपना वजीर हरगिज नहीं बनाएगा, इसलिए उसकी तलाश जारी है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। मगर मेरी बेताबी बढ़ती जा रही है कि शेर को उसकी मंजिल मिलेगी भी या नहीं। जुबैर साहब, तलाश सच्ची हो तो मंजिल खुद चलकर आती है, क्योंकि जो रास्तों की मुश्किलों से नहीं डरते, मंजिलें उन्हीं का इंतजार करती हैं। मेरी दोस्त, अब और कहां जाएं? पांव थक चुके हैं और उम्मीद धुंधलाने लगी है। क्या इस पूरे जंगल में एक भी ऐसा जानवर नहीं जो ईमानदार भी हो और भरोसे के काबिल भी? हौसला मत हारिए मेरे दोस्त, सफर की थकान मंजिल की मिठास को और बढ़ा देती है। और हाँ, कभी कभी मंजिल वहीं होती है जहां हमारी नजर नहीं पहुंचती। ये क्या था? अचानक सब चुप क्यों हो गए? ऐसा सन्नाटा तो मेरी दहाड़ पर भी नहीं होता। ये कोई मामूली परिंदा नहीं है दोस्त, ये बुलंदी का वो शहजादा जिसे दुनिया की चमक कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाई। इसकी शान यही है कि मेहनत इसका ईमान है और ऊंची उड़ान इसकी पहचान। नौजवान परिंदे इसे देखकर हदों से आगे बुलंद सोच रखना सीखते हैं। वाह, इसके बैठने के अंदाज में इतना रोब क्यों है? परिंदे इसे देखकर ऐसे सिर झुका रहे हैं जैसे कोई फरिश्ता उतर आया हो। सब परिंदे उसकी तरफ नीची निगाहों से इस तरह देख रहे हैं जैसे वो उन सब की आइडियल हस्ती हो। ये इसलिए क्योंकि इसने अपनी ताकत से किसी को नहीं डराया, बल्कि अपने किरदार से सबके दिल जीते हैं। ये जंगल के जानवरों का आइडियल बन गया। रहता कहाँ है ये? इसका बसेरा पेड़ों की नर्म डाल पर नहीं, पहाड़ों की सख्त चट्टानों पर होता है।
ये कभी किसी का बचा खुचा नहीं खाता, बल्कि अपनी रोजी अपनी कुव्वते बाजू से हासिल करता है। यही वजह है कि जंगल के तमाम नौजवान इसकी जात से हौसले और हिम्मत का दर्स लेते हैं। बहुत ही खुददार परिंदा है ये। अच्छा, क्या ये कभी किसी परिंदे का धोखे से शिकार नहीं करता है? हरगिज नहीं, ये भूखा रह जाएगा मगर किसी का धोखे से शिकार नहीं करेगा, क्योंकि उकाब जैसे किरदार कभी उसूलों पर समझौता नहीं करते। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का परिंदा है मेरे दोस्त। और क्या क्या खूबियां हैं इस शहजादे की। हुजूर, इसकी शान ये है कि ये बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तौल कर बोलता है। इसकी आवाज जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में ही बुलंद होती है। हमारे लिए तो ये आइडियल है। ये कभी थक कर नहीं गिरता, मुश्किलें आए तो और ऊंचा उड़ता है, आंधियां चले तो और मजबूती से अपने पंख फैलाता है। नई नस्ल के परिंदे इससे मुश्किलात की तेज हवाओं में भी ऊंचा उड़ने की सीख लेते हैं। इसकी निगाहें इतनी तेज है कि नीले आसमान के पार और गहरे पानी की तहों तक देख सकती हैं, क्योंकि विजन ही वो चीज है जो किसी की कामयाबी की बुलंदी तय करता है। सर, इसके पंजों में इतनी ताकत है कि अपने वजन से 3 गुना वजन लेकर पूरी तेजी के साथ ऊपर उड़ सकता है। इसकी उड़ान सिर्फ एक उड़ान नहीं, एक फलसफा है। यानी इसकी निगाहें भी तेज हैं और नजरिया भी। इसकी सोच आसमान से बुलंद और इरादे चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है। इसकी सोच की यही ग्रेटनेस और इरादे की यही मजबूती इसे परिंदों की दुनिया का बादशाह बनाए रखती है। वाह, कमाल है। ये तो वाकई हैरत अंगेज परिंदा है। इसकी मौजूदगी अपने आप में एक नसीहत होती है, एक पैगाम और एक बुलंद मकसद का ऐलान होता है। जंगल के खुददार परिंदे इसे देखकर ये सबक लेते हैं कि असली कामयाबी आराम में नहीं, बल्कि ऊंची उड़ान यानी लगातार काम करते रहने में है। इसकी उड़ान तो हम लोगों के लिए नमूना है। जब ये उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वो परिंदा ना हो, बल्कि जमीन पर खुदा का नुमाइंदा हो। जहाँ ये पहुँच जाता है वहाँ अन्याय की जमीन सूख जाती है। वाकई बड़ी खूबियों का मालिक है ये तो। इसने तो मेरा दिल जीत लिया। इसकी सूझबूझ और बहादुरी का एक नमूना तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा। भाई ये तो बताओ, ये है कौन जिसने मेरी धड़कनों को बढ़ा दिया है? ये उकाब है। देखो, वो इस वक्त खामोश बैठा है। उसकी निगाहें इस वक्त पास ही बहने वाली नदी के किनारे एक नाजुक मंजर पर टिकी हैं। वहां दुनिया की चालाकियों से बेखबर एक छोटा और कमजोर सा हिरन का बच्चा पानी पी रहा है, और दूसरी तरफ एक तेज तर्रार भेड़िया घात लगाकर बैठा है और उसे अपना निवाला बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो अब क्या होता है। भले ही वो इस वक्त भूखा हो, मगर उसकी शाही गैरत उसे कमजोर पर हमला करने की परमिशन नहीं देगी। इसके उसूल साफ हैं कि न धोखे से कोई शिकार करना और न कमजोर पर जुल्म होने देना। उकाब, तू तो आसमान की दुनिया का बादशाह है। जमीन के मामलों में दखल क्यों देता है? ये मेरा शिकार था। जुल्म चाहे जमीन पर हो या आसमान में, उसकी गूंज अर्श तक जाती है, और अर्श वाला जुल्म को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। याद रखना, जहां मेरी नजर है वहां तेरा जुल्म नहीं चलेगा। आज तेरी जीत है उकाब, पर याद रखना, मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं। इंतजार कर, अंधेरी घाटी की हवाएं गर्म हो रही हैं। आज समझ आया कि ताकत पंजों में नहीं, इरादे में होती है। असल बादशाह तो वो है जो दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहे। अब ऐसा लगता है कि मायूसी के बादल छटने वाले हैं। हमें एक ऐसा परिंदा मिलने वाला है जिसके साथ मिलकर जंगल को एक मिसाली समाज बनाया जा सकता है। भाई उकाब, मैं तुम्हें वजीर नहीं,
अपना रहबर यानी गाइड बनाना चाहता हूं। तुमने आज साबित कर दिया कि असली बादशाहत जमीन पर नहीं, दिलों पर होती है। शेर भाई, हम साथ हैं, मगर याद रहे, सिर्फ तख्त पर बैठना बादशाहत नहीं है, बल्कि कमजोर के सर पर साया बनकर रहना असल सुल्तानी है। जब तक तुम्हारी दहाड़ से जालिम कांपता रहेगा और तुम्हारे पंजे मजलूम की ढाल बने रहेंगे, तब तक ये जंगल जन्नत बना रहेगा। मैं समझ गया। मुझे असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा रहबर चाहिए जिसके किरदार में ईमानदारी की चमक हो। जी बिल्कुल, लेकिन याद रखें, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा छिड़ने लगता है। अमन के माहौल में हसद की आग भी सुलगने लगती है। क्या इस जन्नत जैसे जंगल को भी कोई खतरा है? अमन का चिराग जलाना आसान है जुबैर साहब, मगर उसे तूफानों से बचाए रखना बहुत मुश्किल है। तो क्या अमन व इंसाफ कायम हो जाने के बाद भी जंगल में कोई तूफान आने वाला है? जी हाँ, जंगल से कुछ दूर अंधेरी घाटी में शर्तन नाम का एक गीदड़ अब अमन के धागों को कुतरने की साजिश रचेगा। तो क्या शेर और उकाब अपने इस प्यारे से जंगल को बचा पाए? यही तो देखना है। हमारी अगली कहानी का नाम है अमन का परचम, यानी जब रोशनी और अंधेरे का टकराव होगा। यानी अगली कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो मेरे पास प्लान भी है ना सरदार। और वो क्या है? तो मैं केले का छिलका लेकर जाऊंगा और गोलू के रास्ते में डाल दूंगा और पीछे से भोलू को भी दौड़ा दूंगा। गोलू पांडा का पैर छिलके पर पड़ेगा और वो गिरेगा धड़ाम, पीछे से भोलू गिरेगा धड़ाम, पूरे जंगल में भगदड़, और इस तरह जंगल खाली, अपुन का राज चालू। कैसा आइडिया है सरदार? कबीर साहब, जब से सुना है अंधेरी घाटी का शर्तन भेड़िया अमन के धागे कुतरने की साजिश रचेगा, मेरी नींद उड़ गई है। बताइए, जंगल में अमन का परचम लहराता रहा या साजिश की भेंट चढ़ गया? जी बिल्कुल। तो देखिए आगे क्या हुआ। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। अब आपसे तेज दौड़ूंगी, आप पकड़ नहीं पाओगी। अच्छा, तो चलो पकड़ कर दिखाती हूँ। मेरी प्यारी मम्मा। अरे भोलू भाई, देखो अब डर नहीं लगता ना? पहले तो हर तरफ डर का साया मंडराता रहता था, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में मोहब्बत की नर्म धूप बिछी हो। सच कहा गोलू भाई, अब नसों में खौफ नहीं दौड़ता। ऊपर से उकाब की निगाहें निगहबानी करती हैं और जमीन पर शेर का इंसाफ पहरा देता है। दोस्तों, तुम सही कह रहे हो, मगर याद रखना, अमन और सलामती का असल इम्तिहान तब होता है जब उसके सामने कोई चैलेंज आ खड़ा होता है। क्योंकि हर किसी को खुशहाली रास नहीं आती। क्या मतलब है बड़े भाई आपका? मतलब अंधेरी घाटी के शर्तन भेड़िए को जब से हमारे अमन की खबर पहुंची है, उसकी आंखों में हसद का जहर उतर आया है। वो जुल्म का अंधेरा है और अंधेरे को हमेशा चिरागों से नफरत होती है। तो अब क्या होगा बड़े भाई? होना क्या है, हम मुकाबला करेंगे और अमन के चिराग को बुझने नहीं देंगे। इंसाफ, मोहब्बत, भाईचारा, इन सब से मुझे नफरत है। मुझे जंगल में सिर्फ चीखे पसंद है। मैं शेर की इस जन्नत को तहस नहस कर दूंगा और अमन की रोशनी बुझा दूंगा। सरदार, आप तो अंधेरी घाटी के बेताज बादशाह हैं। आपकी एक हुआ से तो बादल भी काले हो जाते हैं। चुप कर लल्लू, ये चापलूसी बंद कर और ये बता कि उस जंगल की शांति कैसे भंग की जाए। सरदार, मेरे पास आइडिया है। हाँ, जल्दी बता।
क्या आइडिया है? मैं जंगल के खरगोशों को डराऊंगा, वो भागेंगे, फिर गोलू पांडा उनके पीछे भागेगा, उसे देखकर भोलू भी भागेगा। गोलू जैसे ही किसी पेड़ से टकराकर गिरेगा तो पीछे से भोलू भी गिरेगा। तड़ाम! फिर सब भागेंगे और इस तरह जंगल खाली और अपन का राज चालू। है ना धांसू आइडिया सरदार? अबे गधे, अगर गोलू पांडा पेड़ से ना टकराया तो मेरे पास प्लान भी है ना सरदार। और वो क्या है? तो मैं केले का छिलका लेकर जाऊंगा और गोलू के रास्ते में डाल दूंगा और पीछे से भोलू को भी दौड़ा दूंगा। गोलू पांडा का पैर छिलके पर पड़ेगा और वो गिरेगा धड़ाम, पीछे से भोलू गिरेगा धड़ाम, पूरे जंगल में भगदड़ और इस तरह जंगल खाली, अपन का राज चालू। कैसा आइडिया है सरदार? अपनी बकवास बंद कर। अगर तू मेरी बीवी का भाई ना होता तो तुझे अभी कच्चा चबा जाता। चल जा, ऐलान कर दे हमें जंगल पर हमला करना है। सब भेड़िए और लकड़बग्घे तैयार हो जाएं। जी सरदार, जो हुक्म आपका। आप कहे तो मैं उस शेर की मूंछ का बाल उखाड़ कर ले आऊं, बस वो सो रहा हो। जो मेरी ताकत को तस्लीम नहीं करेगा उसे जंगल से मिटा दूंगा। मैं शेर की इस जन्नत को राख में बदल दूंगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अंधेरा रोशनी को निगलने आ रहा है। बादशाह सलामत, एक बुरी खबर है। अंधेरी घाटी के जानवर सरहद पार कर रहे हैं। उनके आगे शर्तन नाम का गीदड़ है। आज वो बहुत गुस्से में है। अमन और सलामती के सिस्टम की हमेशा से आजमाइश होती रही है। भाई उकाब, लगता है अब हमारे अमन के इम्तिहान की बारी आ गई है। तो फिर चलो बता देते हैं कि अमन और भाईचारे की नींव कितनी मजबूत है। इस भेड़िए का मकसद है अमन व सलामती के माहौल में डर फैलाना और इस जंगल के सुकून को तबाह करना। मगर उन्हें नहीं मालूम है कि इस जंगल के जानवरों में एकता की ताकत उतर चुकी है। जंगल के मेरे साथियों, आज शर्तन ने हमारी अमन और सलामती को ललकारा है, हमारे आपसी भाईचारे को चुनौती दी है। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी एकता दिखानी है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी बुराई और नाइंसाफी से है। हम अपनी अमन व सलामती की जिंदगी को बाकी रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हम ऊंचे पेड़ों पर चौकसी करेंगे, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। हम उन अमन के दुश्मनों पर आसमान से पत्थर बरसाएंगे। हम नदी के किनारे पर मोर्चा संभालते हैं। जैसे ही दुश्मन करीब आए, अपनी सूंड से पानी की ऐसी बौछार करेंगे कि उनके कदम उखड़ जाएंगे। हम जमीन के नीचे सुरंगें तैयार करते हैं ताकि बच्चों और बुजुर्गों को महफूज रखा जा सके। हम हमलावरों को सरहद पर ही रोकने की कोशिश करेंगे। हम झुंड बनाकर एकता के नारे लगाएंगे ताकि दुश्मन का हौसला पस्त हो जाए। हम एक हैं। हम अपने जंगल रखवाले हैं। जंगल की एकता जिंदाबाद। अरे ये क्या हो रहा है? इन जंगल के जानवरों में तो गजब की एकता है। ये सब तो एक जान बन चुके हैं। हर जानवर अपनी जगह डटा हुआ है। उन्हें कोई डर नहीं है, बल्कि अपनी एकता पर भरोसा है। रुको, ये जंगल किसी सिरफिरे का मैदान नहीं, बल्कि इंसाफ की धरती है। देखो, वो भागने ना पाए, उसे गिरफ्तार करके लाओ। अरे जीजा जी, आपको चोट तो नहीं आई? मैं दीदी से नहीं बोलूंगा कि आप और हम सब गिरफ्तार हो गए थे। अपना मुंह बंद रखता है या नहीं? इन जानवरों के साथ क्या सलूक किया जाए? बादशाह की असल ताकत सजा देने में नहीं, बल्कि माफ करने में होती है। इन जानवरों को नफरत की पट्टी पड़ाकर लाया गया है। इनका असली गुनाह सिर्फ ये है कि इन्होंने एक गलत लीडर का हाथ पकड़ा। इन्हें सजा नहीं, सही रास्ते की समझ दीजिए। और जहां तक शर्तन का मामला है, तो इसे सजा इसके अपने ज़मीर से दिलाइए। अरे जीजा जी, मैं तो चला, अब दीदी को क्या कहना है?
अरे बादशाह सलामत, इस दरिंदे ने मेरी दीदी को बहुत परेशान किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, मगर मेरी दीदी को विधवा मत कीजिएगा। शेर भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी को नहीं सताऊंगा। शर्तन, ताकतवर वो नहीं जो पंजा मारकर किसी की गर्दन मरोड़ दे। ताकतवर वो है जो डूबते हुए को सहारा दे। जा, तू भी आजाद है। और सुन, मैं तुझे सजा देकर एक दुश्मन कम कर सकता था, पर तुझे माफ करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन याद रखना, अब अंधेरी घाटी में कभी जुल्म का अंधेरा नहीं रहना चाहिए। वहां अमन के दीप जलाओ और इंसाफ कायम करके उसे एक रोशन घाटी बना दो। कबीर साहब, शेर ने जंग तो जीत ही ली थी, शर्तन को माफ करके दिल भी जीत लिए, मगर क्या जंगल में हमेशा अमन बरकरार रह पाएगा? इतिहास गवाह है कि लोग अक्सर लीडर को पूजने लगते हैं और मिशन को भूल जाते हैं। मतलब क्या जंगल के जानवर शेर को भूल गए? भूले नहीं, बस भटक गए, और वो भी मोहब्बत में। हैं? फिर आगे क्या हुआ कबीर साहब? कहानी में हम अगली बार देखेंगे कि जब शेर इस दुनिया से चला गया तो उसके चाहने वाले उसके नजरिए पर चले या सिर्फ उसकी नकल करने लगे। अगली कहानी, शेर की नकल या उसका अमल, यानी क्या वफादारी का ताल्लुक अमल से है या सिर्फ नकल से। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरे जाने के बाद मेरी याद में रोना मत, न मेरी नकल करने लगना, बल्कि मेरे मकसद को जिंदा रखना। इल्म के इस चिराग को कभी बुझने मत देना। याद रखना, जो इस मिशन से मोहब्बत करेगा वही मेरा सच्चा आशिक होगा। कबीर साहब, जंगल में शेर और उकाब ने मिलकर अमन तो कायम कर लिया, लेकिन ये अमन कब तक बरकरार रहेगा, इस बारे में भी कुछ बताइए। जुबैर साहब, दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर लोगों को जगाना है तो उससे भी मुश्किल काम जागे हुए लोगों को जगाए रखना है। मतलब मैं समझा नहीं कबीर साहब। आइए कहानी के अगले हिस्से में समझते हैं। आज जंगल में हम सब लोग क्यों जमा किए गए हैं भाई? सुना है कोई अहम ऐलान होने वाला है। मेरे साथियों, दुनिया बहुत डेवलपमेंट कर रही है। डेवलपमेंट? कैसी डेवलपमेंट सरदार? देखो, इंसानों के शहरों में हर तरफ इल्म यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। हमारे जंगल में अब भी जहल और पुराने ट्रेडिशंस की धुंध फैली हुई है। अगर हम जहालत के अंधेरे से बाहर नहीं निकले तो हमें इस तरह भुला दिया जाएगा जैसे हम कभी इस जमीन पर थे ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना होगा सरदार? अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। ऐसे इदारे बनाएं जहां जंगल के सभी जानवरों के बच्चे समझदार बने, अच्छे फैसले लें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर जिंदगी बना सके। मैं इस मिशन की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। अगर सब जानवर समझदार हो गए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? हमें इसे रोकना होगा। अंधेरे में रहना तो हमारी फितरत है, इसी में तो हम अपना शिकार आसानी से तलाश लेते हैं। अगर इल्म की रोशनी आ जाएगी तो हमारी मक्कारियां दम तोड़ देंगी। लेकिन भाई, शेर अपने इरादे का बहुत पक्का है। देखो, उसने जगह जगह जाकर जानवरों को समझाना शुरू कर दिया है और अब तो उकाब भी इस काम में उसका पूरा साथ दे रहा है। मगर हम भी चैन से नहीं बैठेंगे।
हम भी अपनी फिक्र के जानवरों को इकट्ठा करेंगे और जंगल में इनके खिलाफ साजिश करके इनके मिशन को नाकाम बना देंगे। चलो, तुम भी काम पर लग जाओ। अरे ओ जंगल के सीधे साधे जानवरों, इस शेर की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हारी जंगली फितरत छीन लेना चाहता है। ये तालीम सिर्फ तुम्हें पालतू बनाने की एक साजिश है। सही कहा लोमड़ी ने। हम जानवर हैं, इसलिए हमें दिमाग तेज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पंजे और दांत तेज करने चाहिए ताकि शिकार अच्छे से कर सकें। साथियों, ये तालीम तो कमजोरों का सहारा है और हम दरिंदे हैं। इतिहास गवाह है कि जब तक कोई समाज तालीम से दूर रहता है, तब तक ही वो समाज जंगल बना रहता है। क्या सच में शेर हमारी आजादी छीनकर हमें अकल का गुलाम बना देगा? क्या पढ़ लिख कर हमारी ऊंची उड़ान पर पाबंदी लग जाएगी? खामोश, अंधेरे के सौदागरों। तुम तालीम से इसलिए डरते हो क्योंकि इल्म की रोशनी में तुम्हारी मक्कारी का चेहरा बेनकाब हो जाता है। सुनो साथियों, तालीम तुम्हें तुम्हारी फितरत को छोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि उसका सही इस्तेमाल सिखाती है। तालीम तुम्हारी उड़ान पर पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि उड़ान को सही डायरेक्शन देती है। दोस्तों, आजाद वो नहीं जो भटक रहा है, आजाद वो है जिसकी सोच आजाद है। आजाद वो नहीं है जो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे चला जाए, बल्कि आजाद वो है जो सही और गलत में तमीज करके सही को अपना ले और गलत को छोड़ दे। और ये सलाहियत सिर्फ इल्म से ही आती है। साथियों, जहल और लाइल्मी वो बेड़ी है जिसे तुम देख नहीं सकते, मगर ये सोच की उड़ान को कैद करके रखती है। और तालीम वो चाबी है जो कामयाबी के हर बंद दरवाजे को खोल देती है। ये सब सही कह रहे हैं। अगर हमने आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो कल कोई भी मदारी हमें गले में रस्सी डालकर ले जाएगा। मैं अपनी ताकत शेर के इस मिशन के पीछे खड़ी करता हूँ। देखो, मेरा बच्चा अब सिर्फ तेज भागना ही नहीं जानता, बल्कि वो ये भी जानता है कि भागना क्यों है और किस तरफ भागना है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि इल्म का यकीन है। वाकई, पहले जानवर एक एक फल के लिए एक दूसरे का खून बहा देते थे, और आज देखो, बच्चे मिल बांट कर खाने की बातें कर रहे हैं। लगता है जंगल अब वाकई जंगल रात से निकलकर इंसाफ की धरती बन रहा है। देखो, ये तालीम का ही असर है कि अब हम लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बल्कि मसलों का हल बात करके निकालते हैं। शांत हो जाओ, सरदार कुछ कहना चाहते हैं। साथियों, मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। कितनी बार ऐसे मोड़ आए जब तुमने मेरी खातिर अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन मेरे साथियों, ये जिस्म, ये आवाज और ये रौब और दबदबा सब फानी है। मेरी असली पहचान मेरा मिशन है। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है, तो मेरे जाने के बाद मेरी याद में रोना मत, न मेरी नकल करने लगना, बल्कि मेरे मकसद को जिंदा रखना। इल्म के इस चिराग को कभी बुझने मत देना। याद रखना, जो इस मिशन से मोहब्बत करेगा, वही मेरा सच्चा आशिक होगा। दोस्तों, आप में से जो लोग शेर से मोहब्बत करते थे, तो वे समझ लें कि जिस तरह सबको एक ना एक दिन मरना है, उसी तरह शेर भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जो लोग मिशन से मोहब्बत करते हैं, तो याद रखो, मिशन कभी मरा नहीं करता। शेर अपने मिशन में आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। शेर के चाहने वालों में से कुछ ने उसके मिशन को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ सालों बाद धीरे धीरे बहुत से जानवर
सिर्फ शेर की यादों में ही खोए रहे। वे उसके मिशन को भूल गए और सिर्फ उसकी जाहिरी नकल करने लगे। देखो, मैं भी शेर जैसा बन गया। अब लोगों को मेरी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखता हूँ। और ये छड़ी अब मेरी ताकत है। देखो, मेरे पास शेर का सा मुकुट है। जंगल के सभी जानवरों को मेरी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि मैं शेर के खानदान से ही हूँ। जंगल के जानवरों, हर उस जानवर की इज्जत करो जो सुबह शाम शेर का नाम जपता है। देखो, मैं सुबह दोपहर शाम शेर का नाम जपता रहता हूँ यार, इसलिए इज्जत करो मेरी। नहीं, ये सब दिखावा है। जरा सोचो, जिस छड़ी से शेर ने बड़े बड़े जालिम भेड़ियों और नकरबग्घों की खबर ली थी, उस छड़ी से अब गली का कुत्ता भी तुमसे नहीं डरता। जिस पगड़ी को बांधकर तुम घमंड करते हो, उसी घमंड को खत्म करना शेर का मिशन था। शेर का नाम जपने को तुम नेकी समझते हो? इसी पाखंड को मिटाने के लिए तो शेर खड़ा हुआ था। जिस जहल पर तुम इतरा रहे हो, उसी को दूर करने के लिए उसने जगह जगह इदारे खोले थे। मगर अब वो इदारे तुम्हारी दुकानें बन चुके हैं। शेर वक्त का पाबंद था, मगर तुम वक्त की अहमियत खो चुके हो। अफसोस, तुमने शेर की विरासत का जनाजा निकाल दिया। तुमने शेर के मिशन को तो दफन कर दिया और उसकी नकल को अपना मजहब बना लिया। याद रखो, शेर अपनी खाल या अपनी छड़ी की वजह से शेर नहीं था। वो अपने बुलंद किरदार, बेबाक हौसले और इल्म की ताकत की वजह से शेर था। शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई गीदड़ कभी सुल्तान नहीं बन सकता। उकाब अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह जंगल में वो उसी अमन की फिजा को बहाल कर दे। मगर अब जंगल के जानवरों के सामने कुछ सवाल थे। क्या असली मोहब्बत शेर के मिशन को आगे बढ़ाना है, या सिर्फ उसकी नकल करके खुद को उसका आशिक साबित करना? क्या असली वफादारी उसकी छड़ी घुमाने में है, या उसके ख्यालात के मुताबिक समाज में अमन व इंसाफ कायम करने में? कबीर साहब, इस तरह तो पूरा जंगल अपनी पुरानी हालत में पहुंच जाएगा। क्या उकाब कामयाब हो पाए? काम बहुत मुश्किल है, मगर देखते हैं आगे क्या होगा। उकाब ने जंगल में अमन और इंसाफ को बहाल रखने और इल्म की शमा जलाए रखने के लिए क्या कदम उठाया, तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का। साथियों, अगर हम इस किताब को नहीं जला सकते तो क्या हुआ? हम जानवरों का शौक तो जला सकते हैं। पागल हो गया है फिरकू। जंगल के जानवर इस किताब को अपनी जान से ज्यादा प्यारी रखते हैं। वही तो उनकी कमजोर नस है लंपट बहन। कैसे? सुनिए, हम जंगल में ढिंडोरा पीटेंगे कि ये किताब इतनी मुकद्दस है कि इसे समझना आम जानवरों के लिए इम्पॉसिबल है। इसे समझने के लिए 14 उलूम चाहिए। इससे क्या होगा? इससे तो इस किताब की इज्जत और बढ़ जाएगी। यही तो खेल है जग्गा। जब वे इसे समझना इम्पॉसिबल मान लेंगे तो चूमना शुरू कर देंगे, और जिस दिन इल्म अमल से कटकर सिर्फ रस्म बन गया, समझो हमारा पुराना दौर वापस। कबीर साहब, क्या चमन फिर उसी अंधेरे में डूब जाएगा? जब कुछ लोग अपने नकली दिए बेचने के लिए सूरज पर पर्दा डाल दें, तो अंधेरा कैसे छटेगा जुबैर साहब? तो फिर इन दियों को बुझाने का रास्ता क्या है? दिए बुझाने की जरूरत नहीं, बस पर्दा हटाकर सूरज दिखा दीजिए। देखिए, असल रोशनी के आते ही बनावटी दियों की हैसियत खत्म हो गई। उकाब ने भी यही किया। आइए देखते हैं। शाहीन, मेरे दोस्त, मेरा वक्त करीब है।
मगर अफसोस कि साजिशें फिर से सर उठा रही हैं। कैसी साजिशें सरदार? शेर की मोहब्बत के नाम पर कुछ लोग नफरत की दुकानें चला रहे हैं। वे उसके नाम का इस्तेमाल अपनी नफ्स परवरी और जाती फायदों के लिए कर रहे हैं। अफसोस, जिस छड़ी से शेर ने इस जंगल को जुल्म से आजाद कराया था, आज उसी छड़ी की आड़ में मक्कारियां पनप रही हैं। डर है कि मेरे बाद ये जंगल फिर से भेड़ियों का अखाड़ा न बन जाए। सरदार, क्यों ना हम जंगल का एक दस्तूर लिख दें जिसमें हर मसले का हल हो, जो अंधेरे में भी सूरज की तरह रास्ता दिखाए, नजरिए से भटके हुओं को सीधे रास्ते पर रखे। हाँ, ये बहुत सही आइडिया है। चलिए इस काम को अंजाम दिया जाए। साथियों, ये द फाइनल बुक है। ये महज किताब नहीं, अमन की गारंटी है। ये किताब तुम्हें तुम्हारी डिग्निटी याद दिलाएगी और तुम्हें डायरेक्ट शेर के मिशन से जुड़े रखेगी। तुम्हें कभी बिखरने नहीं देगी। सरदार, क्या इस रोशनी को पाकर हम भी आपकी तरह ऊंची उड़ान भर सकेंगे? हाँ बिल्कुल, मगर याद रखना, रोशनी को सिर्फ देखते रहने से मंजिल नहीं मिलेगी। चिराग को हाथ में लेकर बैठे रहने से रास्ता पार नहीं होता। रास्ता पार करने के लिए तो एक्शन में आना पड़ेगा। वाकई ये किताब तो बहुत फायदेमंद है। इसमें तो हमारी हर मुश्किल का हल मौजूद है। मगर याद रखना, ये किताब तुम्हारी तभी मदद करेगी जब तुम इसे अपने किरदार में ढालकर अमल के मैदान में उतरोगे। ये किताब रस्सी की तरह होगी जो तुम्हें बांधे भी रखेगी और तुम्हारे ऊपर चढ़ने का जरिया भी बनेगी। तो उठो, इसे अपनी रूह और अपने समाज में उतारो और जंगल के हर उस कोने को रोशन कर दो जहां आज भी जहालत का साया है। यकीन जानो, जब तक इल्म का ये चिराग तुम्हारे दिलों में जलता रहेगा, दुनिया का कोई अंधेरा तुम्हारी उड़ान को थाम नहीं पाएगा। लानत है हमारी दरिंदगी पर। इस किताब ने तो जंगल के हिरणों को भी शेर बना दिया है। हमारे तो शिकार के भी लाले पड़ गए हैं। अरे भैया, बेइज्जती की बात तो ये है कि जैसे ही हम साजिश का कोई जाल बुनते हैं, वे किताब को अपनी ढाल बना लेते हैं और विजडम की बातें करने लगते हैं। हमारी हर चालाकी उनके आगे हवा हो जाती है। तुम काय खी खी कर रहे हो बे फिरकू? खिसियाओ मत जग्गा, जो काम तुम्हारे पंजे नहीं कर सके वो मेरी ये छोटी सी खोपड़ी कर देगी। अपनी ये खी खी बंद कर और कोई काम की बात हो तो बता। साथियों, अगर हम इस किताब को नहीं जला सकते तो क्या हुआ, हम जानवरों का शौक तो जला सकते हैं। पागल हो गया है फिरकू, जंगल के जानवर इस किताब को अपनी जान से ज्यादा प्यारी रखते हैं। वही तो उनकी कमजोर नस है लंपट बहन। कैसे? सुनिए, हम जंगल में ढिंडोरा पीटेंगे कि ये किताब इतनी मुकद्दस है कि इसे समझना आम जानवरों के लिए इम्पॉसिबल है। इसे समझने के लिए 14 उलूम चाहिए। इससे क्या होगा? इससे तो इस किताब की इज्जत और बढ़ जाएगी। यही तो खेल है जग्गा। जब वे इसे समझना इम्पॉसिबल मान लेंगे तो चूमना शुरू कर देंगे, और जिस दिन इल्म अमल से कटकर सिर्फ रस्म बन गया, समझो हमारा पुराना दौर वापस। वाह, क्या माइंड ब्लोइंग चाल है। इतना आसान नहीं है। जंगल में एक से एक पढ़ाकू जानवर है। उनके लिए हम बगुले भगत जैसों से नई नई कहानियां लिखवाएंगे। ऐसी कहानियां जिनमें सिर्फ शेर और उकाब के किस्से हों, मिरेकल्स हों। उन्हें असल कानून से हटाकर किस्से कहानियों की भूल भुलैया में गुम कर देंगे। बिल्कुल, हम सब स्कॉलर का चोला पहनकर पूरे जंगल में फैल जाएंगे। जहाँ भी कोई इस किताब को सोच समझकर पढ़ने की बात करेगा, हम उसे बागी और गुस्ताख कहकर चुप करा देंगे। जंगल में ऐसा शोर मचाएंगे कि सच बोलने वाला ही मुजरिम ठहरेगा। शाबाश फिरकू, अब आएगा असली मजा। उनके पास किताब तो होगी, मगर वे गुलामी हमारी ही करेंगे। जग्गा अंकल, खुदा के लिए रहम करो, मैं यतीम हूँ। मैं अपनी बीमार माँ के लिए खाना ले जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सुन, अगर तू मेरी खुराक बनेगा तो तुझे ऊपर सवाब मिलेगा। मेरा पेट भरेगा तो जन्नत में तेरे दर्जे बुलंद होंगे। आपके पास तो द फाइनल बुक है,
क्या ये आपको जुल्म से नहीं रोकती? अरे नादान, ये किताब ही तो है जिससे मैं अपने हर जुल्म पर इंसाफ की मुहर खुद ही लगा लेता हूँ। मुझे छोड़ दो। अगर मैं खाना लेकर नहीं पहुँचा तो मेरी माँ मर जाएगी। वो बहुत कमजोर है। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं हूं ना तेरी माँ का ख्याल रखने के लिए। उसका तो मैं बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। उसे भी बहुत जल्दी तेरे पास भेज दूंगा। बता, कहाँ रहती है तेरी माँ? आदाब फिरकू साहब, माफ करना, एक बात दिमाग में खटक रही है। ओ अच्छा, तेरे इस मोटे से सर में दिमाग भी है। पूरे जंगल में चर्चा है कि आप सबको द फाइनल बुक समझने से मना कर रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। किताब तो होती ही समझने के लिए है। ओ, तो अब बांस खाने वाला पांडा हमें सिखाएगा। अगर हम किताब को समझेंगे ही नहीं तो हमें सही और गलत का फर्क कैसे पता चलेगा? उकाब ने तो कहा था कि ये किताब हमारे दिमाग की खिड़कियां खोलेगी और हमें सीधा रास्ता दिखाएगी। क्या बे, अब तू मेरे दिमाग की दही मत कर। दफा हो यहाँ से। तेरा काम बहस करना नहीं, इस किताब की शान में सर झुकाना और हमारे लिए नजराने पेश करना है। समझा तू? चल निकल यहाँ से। बस करो अंधेरे के सौदागरों, बस करो। उकाब ने ये किताब हमें रस्मों की बेड़ियों को तोड़कर अमन बहाल करने के लिए दी थी, न कि तुम जैसे मक्कारों के लिए लूट का लाइसेंस बनाने के लिए। खामोश बुड्ढे, तू सठिया गया है। तू हमारी सदियों पुरानी रवायत और बुजुर्गों के तरीके को चैलेंज कर रहा है। तू पाखंडी है, गुस्ताख है। सबको मालूम होना चाहिए कि अब यहाँ सर झुकाना अदब है और सवाल करना जुर्म। अफसोस, आप लोग तो रोशनी को ही काला धुआं बनाए दे रहे हो ताकि जानवरों का रोशनी पर से यकीन ही उड़ जाए। याद रखना फिरकू, जब इल्म गद्दी पर बैठने वालों की जागीर बन जाए तो समाज अंधेरों में डूब जाता है। तुमने उकाब की अमानत के साथ गद्दारी की है। अरे देखो इस भालू को, किताब को समझने की बात करता है। निकालो इसे जंगल से। ये हमारे बुजुर्गों पर उंगली उठाता है, खुद को उनसे बड़ा आलिम समझता है। भालू दादा, हिम्मत मत हारिए। सूरज बादलों के पीछे छुप जरूर जाता है, मर नहीं जाता। पर क्या कोई अब भी इस किताब की हकीकत जानता है? मैं जानता हूँ दादा, और मेरे जैसे कई और भी है। तुम बहुत कम हो बेटा। सच्चाई को तादाद की जरूरत नहीं होती दादा। जिस दिन जानवर इस किताब को सीखने की नियत से खोलेंगे, फिरकू जैसे बंदरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। जिस दिन जानवर इन छोटे चरागों को छोड़कर सूरज की रोशनी में आएंगे, उस दिन फिर से ये जंगल इंसाफ की धरती बनेगा। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। याद रखना, वो दिन दूर नहीं है जब द फाइनल बुक की रोशनी इस जंगल के कोने कोने तक पहुंचेगी और जहल का पर्दा चाक होकर रहेगा। कहानियों की ये सीरीज यहीं खत्म होती है। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानियों की अगली सीरीज के साथ हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।